गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आप बता सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड है कि सॉलिड है? सल्फर डाइऑक्साइड इज विदर लिक्विड, सॉलिड और गैस? एनीवन? यस सर। गैस क्यों? Because it exists in SO2 discrete molecule in which there is weak van der Waals forces। सल्फर डाइऑक्साइड मोलिकुल्स जो होते हैं डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, और उनके बीच में जो होता है वीक van der Waals फोर्सेज लगते हैं। यही वजह है कि गैस है। तो एक साल क्वेश्चन आपका है ना कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्यों है, तो आंसर आपको बता दिए। SO2 exist as discrete molecule even in the solid state। These are held together by weak van der Waals forces, therefore SO2 is gas। आइए अब हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की तरफ पढ़ रहे हैं। तो वैलेंसी इसका हम लोग देखे थे कि 2 था, 4 था, 6 था, इसीलिए हैलोजन से रिएक्ट करने के बाद यह 4 तरह का हाइलाइट बना देगा। कौन कौन? EX2 ना, 2 वैलेंसी जहाँ पर E हो गया आपका ऑक्सीजन फैमिली वाला, उसी तरह से EX4 दूसरे तरह का हाइलाइट बना देगा। EX4 आपका ये हो गया, और तीसरा हाइलाइट इसका हो गया EX4, EX6 हो गया। ठीक है, ये आपका EX6 जो होता है ऑक्सीजन में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसका अपना कोवैलेंसी इन प्रैक्टिस, रियल प्रैक्टिस में वो 2 से ज़्यादा नहीं शो कर पाता है। ठीक है, और यहाँ तो 6 है, तो पॉसिबल है नहीं है। उसमें भी हाइलाइट्स जो होते हैं आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा फ्लोराइड होगा। क्यों होगा? फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा इस ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी फ्लोरीन के साथ, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के साथ स्टेबल होता है, तब आपका क्लोराइड के साथ हो जाएगा, तब ब्रोमाइड के साथ होगा, आयोडाइड के साथ बहुत कम स्टेबल होगा ना। और EX6 जो है आपका उसमें मेनली फ्लोराइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना। क्यों एग्जिस्ट करते हैं मैं बताया आपको, क्योंकि साइज उसका छोटा होता है। ठीक है, तो यानी हेक्साफ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हाइलाइट्स। हेक्साफ्लोराइड जो होते हैं ओनली स्टेबल हाइलाइट्स होता है, और हेक्साफ्लोराइड जो होगा आपका यह ऑक्टाहेड्रल होता है। साथ ही साथ कैसा होगा? गैसियस इन नेचर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? तो ऑक्टाहेड्रल होगा ना। हेक्साफ्लोराइड है 6 है, ऑटोमेटिक ही आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा आपका। और स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फ्लोराइड, तब क्लोराइड, तब ब्रोमाइड, तब आयोडाइड हो जाएगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन है, जिसके वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका इसका ये है। आइए अब हम लोग एक एक करके जितने भी हाइलाइट्स देखें EX2, EX4 और EX6 टाइप का, सबका एग्जाम्पल के साथ हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए। तो SF6 एक क्वेश्चन पूछता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल क्यों है ना। तो आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इट इज ड्यू टू स्टेरिक रीजन। देखो सल्फर का साइज बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, और फ्लोरीन का साइज तुम्हारा छोटा है ही, तो ये 6 नंबर ऑफ फ्लोरीन आसानी से सल्फर में एकोमोडेट कर जाते हैं और सल्फर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर देते हैं। और जब चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो जाएगा सल्फर, तो सल्फर पर किसी दूसरे ग्रुप का रिएजेंट का अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही वजह है कि SF6 जो होता है एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम लोग स्टेरिक इफेक्ट कहे थे, स्टेरिक रीजन कहे थे ना। एग्जाम्पल मैं दिया था क्लासरूम में 11th में कि एक कटोरा रसगुल्ला रख दिए, ठीक है, एक तरफ GN शर्मा सर को बैठा दिए, दूसरे तरफ कैटरीन सर को बैठा दिए, ठीक है, और एक तरफ गोपाल राय जी को बैठा दिए, तीनों तरफ से रसगुल्ला घेर लिए। अब घेर लिए, कोई चांस लगा दे कि मतलब रसगुल्ला ले ले, तो रसगुल्ला पर कोई अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बल्कि हैं, चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके तीनों रखे हुए हैं। एक बार चल गए
तो एक बार में सब बच्चे डर जाएंगे ना। तो कहने का मतलब है कि सल्फर के केस में फ्लोरीन छोटा है, चारों तरफ से सल्फर को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके चलते सल्फर पर किसी दूसरे ग्रुप का अटैक नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल, और इस इफेक्ट को क्या कह देते हैं, एस्टेरिक हिंड्रेंस कह देते हैं, एस्टेरिक रीजन कह दिया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर से और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। यही आपका सल्फर है ना। तो देखो एक फ्लोरीन इधर से है, दूसरा इधर से, एक तीसरा, चौथा, एक ऊपर से, एक पीछे से, चारों तरफ से सल्फर को घेर लिया प्रोटेक्ट। अब इस पर कोई भी ग्रुप अटैक नहीं कर पाएगा। इधर से आएगा तो ये दोनों फ्लोरीन मना करेगा, इधर से भी पॉसिबल नहीं है, इधर से भी नहीं, इधर से भी अटैक पॉसिबल नहीं, इधर से भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सब फ्लोरीन जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका ये देख लीजिए आप ना। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज एक्सेप्शनली मोर स्टेबल रीजन ड्यू टू स्टेरिक रीजन। आइए, तो जो मैं अभी लैंग्वेज आपको बोला था वही है। इट इज बिकॉज ऑफ द कंपेरेबल स्मॉल साइज ऑफ सल्फर एटम विथ फ्लोरीन एटम एंड सो द स्टेरिक फैक्टर ऑफ द फ्लोराइड एटम occur which do not allow the other species to attack on sulfur and so it becomes exceptionally stable। यही वजह है कि SF6 एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। आइए अब हम लोग EX4 से रिलेटेड मटेरियल्स देखते हैं ना। EX4 जो होगा आपका, हाँ बेटा बोलिए। सर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर फ्लोराइड कहीं कैसे मिलता है? हाँ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है, इसीलिए मिलता है। रीजन इसका यही है, तो बता दिए बेटा तुम लोगों को। ओके सर। चलिए ठीक है, हम उसमें पढ़ाए होंगे जहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रहे थे ना, वहीं पर हम ये इंट्रोड्यूस किए थे कि अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ये होती है जिसकी वजह से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा मैक्सिमम जो होगा फ्लोरीन के साथ होगा ना। तो देख लीजिए EX4 तो ऑक्सीजन तो बनावेगा नहीं, क्योंकि अपना ये क्या कोवैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा, सिलेनियम सॉरी सल्फर टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा, सिलेनियम सल्फर का हो गया, सिलेनियम का टेट्राफ्लोराइड, टिलोरियम का टेट्राफ्लोराइड बन गया। ठीक है, आइए इसका हम लोग फिजिकल स्टेट देखते हैं। SF4 जो है आपका गैस है, ठीक है। SeF4 यानी कि सिलेनियम टेट्राफ्लोराइड, यह लिक्विड है, ठीक है। और टिलेरियम टेट्राफ्लोराइड आपका क्या है, सॉलिड है। ऐसा क्यों है, तो मोलिकुलर वेट बढ़ने से इस पर फर्क पड़ जाएगा, फिजिकल स्टेट पर असर पड़ता है, ठीक है। आइए आपका इसका शेप कैसा होगा और हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन को ही बताइए कि SF4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। sp3d। बिल्कुल बिल्कुल सही, sp3d हो जाएगा। और जब sp3d हो जाएगा तो इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करता है ना। दो ठो आपका SF बॉन्ड जो है दो ठो हो गया, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इक्वेटोरियल प्लेन में हो जाते हैं। दो सल्फर फ्लोराइड बॉन्ड जो होगा, एक अपवार्ड हो जाएगा, एक डाउनवार्ड हो जाएगा ना, जिसके वजह से कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। देख लीजिए उसका फोटो, उसमें हम ये बताया कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करता है। वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, उसका फोटो देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए फोटो, ये है आपका सल्फर, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गया, एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, और ये तीसरा जो बन रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये हो गया बैकवर्ड टू द ये प्लेन ना, वो भी परपेंडिकुलर ही है लेकिन कितना पर हो गया, बैक साइड में हो गया। तो देखिए दो ठो आराम से हम लोग बना सकते हैं पिरामिड। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक पिरामिड बन जाएगा ऐसे, और एक यहाँ से ऐसे। रुकिए हम पेन लगा के ड्रा कर देते हैं एक बार। देखिए यहाँ से ऐसे एक पिरामिड बन जाएगा ऐसे, ये हो गया आपको ऊपर के तरफ का पिरामिड हो गया ना। एक पिरामिड बन गया, दूसरा पिरामिड बन गया, देखा ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं पिरामिड। देखिए ये, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ऊपर भी पिरामिड बन रहा है, नीचे भी पिरामिड बन रहा है, इसीलिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहला गया ना। तो शेप याद रखना आसान है। इसमें याद रखिएगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है,
आइए ना, SF4 यही ना हम लोग देख रहे थे। तो एक ये था और ये एक जो था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर ऐसे एक फ्लोराइड इधर एक फ्लोराइड ऐसा। ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सीसॉ है ना, इसीलिए इस ज्योमेट्री को हम लोग सीसा ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा डायग्राम देख दूसरा का ऑलरेडी यही है। तो दिस ज्योमेट्री इज आल्सो रिगार्डेड एज सीसा ज्योमेट्री। यहाँ पर आदमी बैठ गया, ये आपका पाइवोट रहता है से, ये हो गया एक आदमी बैठने वाला, दूसरा आदमी बैठने वाला ये। ठीक है, और इस तरह से सीसा ज्योमेट्री ये बन गया आपका। अब आइए EX2 ना, डाइफ्लोराइड वाला। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। जितने भी एलिमेंट ऑक्सीजन छोड़ करके सब डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाएगा आपको। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल से डिविएट कर जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल से डिविएट करेगा। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन ये डेविएट कर जाएगा ना। क्यों डेविएट करेगा? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ना, ड्यू टू व्हिच देयर विल बी लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन ना। देख लीजिए इसका फोटो देखिएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास बच गया। एक पेयर ये है, ठीक है, और दूसरा पेयर जो है से ये हो गया आपका ना। इसी में दो इलेक्ट्रॉन है आपका। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा पहले, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, तो ये बॉन्ड पेयर की तरफ जाएगा। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब जो होगा ये दोनों नजदीक आना चाहेगा, तो नजदीक रिपल्सिव फोर्स के चलते आएगा, तभी ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन लगने लगेगा ना। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए यह मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपने आप को अलाइन कर लेता है, और वह 103 एंगल है जिस पर अलाइन करेगा, जिससे रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा। और फाइनली इसका स्ट्रक्चर जो होगा बेंट शेपेड कहला जाता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया बेंट शेपेड का। द वेल नोन मोनोहाइलाइट्स आर डाइमेरिक इन नेचर। इसका जितने भी मोनोहाइलाइट्स हैं सब डाइमेराइज कर जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ डाइमेरिक फॉर्म में जो होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है ना। तो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन का ना। आपका सेलेनियम डाइसेलेनियम डाइक्लोराइड ले लिए, या मोनोसेलेनियम क्लोराइड ले लिए। ठीक है, और यह जो होगा डाइमराइज कर जाएगा, तो दोनों का दो एटम आ गया। और यह डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो ACCl4 में बदल गया। सेलेनियम यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, यहाँ पर कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना इसका हो रहा था? तो +1 हो रहा था। +1 से 0 पर भी गया, +4 पर भी गया, तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन यहाँ हो गया आपका। आइए हम लोग सब टॉपिक देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन यानी कि डाइऑक्सीजन। इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और यूजेज पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर इस सब टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले डाइऑक्सीजन देखते हैं। पोटासियम क्लोरेट ले लीजिए। अब पोटासियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हिट कर दीजिए। यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड आपका एक कैटालिस्ट है। क्या है आपका? ये मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट है। तो पोटासियम क्लोरेट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ हिट कीजिएगा तो पोटासियम क्लोराइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। तो यही ऑक्सीजन बन गया आपका। लैब मेथड ये कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे आप मेटलर्जी में पढ़े थे कि कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जिनका डेल जी पॉजिटिव की तरफ होने लगता है उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हिट कर दीजिए डायरेक्टली, वह मेटल में बदल जाएगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर देगा ना। आइए उस चीज का एप्लीकेशन हम लोग उसका एप्लीकेशन यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। जैसे सिल्वर ऑक्साइड हो गया, हिट कीजिएगा तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा।
उसी तरह से मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, इसको हीट कीजिएगा तो मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस दे देगा। उसी तरह से लेड ऑक्साइड है, हीट करने से लेड अलग, ऑक्सीजन अलग हो गया। फिर लेड का दूसरा ऑक्साइड है आपका Pb3O4, यहाँ पर था PbO2, उसको भी हीट कीजिएगा, ऑक्सीजन अलग, लेड अलग। और ये रिएक्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेट कर जाता है किसमें, H2O में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ से भी हम लोग ऑक्सीजन गैस मिल गया ना। इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग एक कैटालिस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक रिएजेंट उसमें डाल देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे, तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है वो स्लो हो जाता है ना, क्योंकि वह निगेटिव कैटालिस्ट का काम करने लगता है। तो 11th का चीज था, थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करा दिए H2O2 के साथ, ठीक है। डाइऑक्सीजन हम लोग और क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा आपको, कैथोड पर जाएगा, ऑक्सीजन एनोड पर जाके लिबरेट कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको। आइए ऑक्सीजन का कुछ और हम लोग देखते हैं। इंडस्ट्री में डाइऑक्सीजन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो एयर से बनाते हैं। एयर ले लिए, उससे कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिए और वाटर वेपर हटा दिए। इसके बाद रिमेनिंग मिक्सचर जो एयर का है उसको लिक्विफाइड कर दिए, और लिक्विफाइड करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दिए। अलग अलग टेम्परेचर पर जितने भी कंपोनेंट है वो सब अलग हो जाएगा ना, और उसमें ऑक्सीजन भी है आपका, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन अलग होगा, उसके बाद ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को एयर से भी ऑक्सीजन मिल जाता है। आइए ऑक्सीजन के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ऑक्सीजन आपका कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, और इसको आसानी से लिक्विफाई हम लोग कर सकते हैं। अगर 90 केल्विन पर ले जाइए तो यह आपका लिक्विफाई हो जाएगा, और 55 केल्विन पर ले जाइए तो यह फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसके 3 आइसोटोप्स हैं, स्टेबल आइसोटोप्स है ऑक्सीजन का, 16, 17 और 18 ना, 3 आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के। और यह ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है ना। हालांकि ये स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का देखिएगा, और तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर से नहीं लगेगा कि यह पैरामैग्नेटिक होगा। तो मैं किससे पूछ लूँ, कोई एक लड़का बताइए, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। ये हो गया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना था आपका, 6 था, तो 2 हो गया, देखो 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3, 4, 5, 6, यहाँ हो गया 2, 2, 4 और 2, 6। अमृतांश, ठीक है। ये ऑक्सीजन और डाईमैग्नेटिक हो कि बाईमैग्नेटिक, ये बताओ देख करके स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर मैं ड्रा किया हूँ, ठीक है। देख करके बताओ कि यह पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सर। कैसे हम समझें, पैरामैग्नेटिक कहते किसको है ये बताओ। N number of electron सर। क्या चाहिए बेटा, N number of electron सर। इवेन, यस सर। तो इवेन तो इसमें है ही, देख लो कहीं पर भी ऑड नहीं है। एक पेयर यहाँ बन गया तुम्हारा, दूसरा पेयर यहाँ हो गया, ठीक है, और एक पेयर यहाँ हो गया तुम्हारा। ये वाला तो खैर बाई मिस्टेक लिखा गया होगा। यहाँ देख लो एक पेयर हो गया। अजीत आंसर बताओ इसका। आंसर ये है, तुमसे क्वेश्चन ये है कि पैरामैग्नेटिक कहते किसको है। सर सेम इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, चलो किससे पूछ लो, अखिलेश तुम बताओ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं। सर एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दूसरा तरह से लिखते हैं ना, तो उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें अगर सिंगली फील्ड होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे, और अगर कंप्लीट रहेगा तो उसको डायमैग्नेटिक कहेंगे। बिल्कुल आंसर सही। आंसर ऐसे इसको देना है कि वैसे सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो,
ना, उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में देखिएगा कि एक पेयर यहाँ हो गया, एक पेयर यहाँ, एक पेयर दूसरा पेयर, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी यह पैरामैग्नेटिक होता है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, और जब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, एमओटी के हिसाब से जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ऑक्सीजन के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक है ना। तो इसका एक जगह और हम लोग पढ़ेंगे, सल्फर जब पढ़ने लगेंगे तो वहां पर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन O2 है, पैरामैग्नेटिक है, तो S2 क्या होगा। वेपर फेज में सल्फर जो होता है S2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी पैरामैग्नेटिक होता है, उसके भी एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाते हैं लाइक ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई S2 इज आल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर लाइक ऑक्सीजन, इन व्हिच 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन ना। तो ये आंसर हो गया बेटा, इसको रिकॉल करा दिया हूँ, 11th से रिलेटेड था लेकिन पूछता है, आपको जानना है। आइए, ऑक्सीजन आपको वाटर में कुछ ना कुछ सोलुबल होता है, और इसकी सोलुबिलिटी आपके सामने है, 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर एट 293 केल्विन पर होता है, और दैट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक लाइफ के लिए इतना ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है, यही वजह है कि एक्वेटिक में लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीजन सोलुबल होता है ना अप टू सम एक्सटेंट। आइए, डाइऑक्सीजन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। देखिए, डाइऑक्सीजन जो होता है हाईली कंबस्टिबल होता है, कंबशन में सपोर्ट करता है विथ अदर एलिमेंट, इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक which helps in the sustaining the reaction। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है, कंबशन रिएक्शन स्पेशली जो होता है आपका ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है आपको रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराने के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है, सस्टेन करता है। तो वही चीज लिखे है, कंबशन विथ अदर एलिमेंट्स इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक which helps in sustaining the reaction। और कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसके चलते बहुत सारे रिएक्शन पॉसिबल हो जाते हैं। हाँ, ऑक्सीजन के साथ दूसरे एलिमेंट पर रिएक्ट कराइएगा तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड मिलता है ना, वो डबल बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। यही वजह है कि ऑक्सीजन का रिएक्शन जो होता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, इट रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। व्हाई सो, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज नेसेसरी। डायरेक्टली, हाँ, ऑक्सीजन जो होता है डायरेक्टली कुछ मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, और कुछ जो है से नहीं भी रिएक्ट करेगा ना। जैसे आपका नोबल मेटल के साथ यह रिएक्ट नहीं करता है, नोबल मेटल CuAgAuPt ये सब है, उस सब के साथ रिएक्ट आपका नहीं करेगा यह डाइऑक्सीजन। However, to initiate the reaction, some external heating is required as bond dissociation enthalpy of oxygen double bond is high। इसका bond dissociation energy high होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, जो कि मैं बताया था, वही चीज है ये। डाइऑक्सीजन देख लीजिए ना, सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन विथ मेटल, नॉन मेटल एंड अदर कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट हीट कर दीजिएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। उसी तरह नॉन मेटल ले लें तो फास्फोरस के साथ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देगा, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। जिंक सल्फाइड को अगर हीट करेंगे तो एक तरह का ये रोस्टिंग वाला केस है ना, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से ये मीथेन है, तो मीथेन आपका फ्यूल है ना, कोई भी फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा, ठीक है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलेगा, साथ में हीट एनर्जी निकलता है, याद रखना, हीट एनर्जी निकलेगा, ठीक है। कोई भी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हीट एनर्जी वहां पर आपका निकलेगा। तो वही है आपका ये। सम कंपाउंड्स आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन का कुछ कंपाउंड कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन करा दीजिए
बेरिलियम पेंटाऑक्साइड के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। उसी तरह HCl का रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में तो क्लोरीन में बदल जाएगा। तो यहाँ से मैं रिकॉल कराना चाहूँगा ना या रोकना चाहूँगा, इसके लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी यूज होता है। बेटा रुकिए थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए, इसके बाद पूछिएगा। ये स्टेप जो होता है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो देखिए एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लो टेम्परेचर चाहिए, एक ऐसे ही निकल गया। और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोलिकुल्स काउंट कीजिए तो 2 और 1 3 मोलिकुल्स हो गया, इधर 2 ही मोलिकुल्स है, मतलब कि हाई प्रेशर चाहिए। हाई प्रेशर देने से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरह रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा ना। तो इसके लिए 2 नेसेसरी कंडीशन हो गया, पहला हो गया लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और तीसरा हो गया कैटालिस्ट का उपस्थिति प्रेजेंस होना ना। हाँ अब अपना क्वेश्चन रखिए। V2O5 क्या है सर? ये आपका ये कैटालिस्ट है, यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करेगा। स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम है ना आपका 5th B में आता है, ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम और क्रोमियम। तो क्रोमियम के पहले वाला जो हो गया वेनेडियम, वही हो गया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। कैटालिस्ट का काम करेगा यहाँ पर, तो वही सुटेबल कैटालिस्ट तीसरा इसके लिए हो गया नेसेसरी कंडीशन। आइए ऑक्सीजन का हम लोग यूजेज अब देखने जा रहे हैं ना। तो इन नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबशन में इसका यूज होता है। नॉर्मली हम लोग ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, इन न रहे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे ना। और दूसरा हो गया कंबशन, जितना है सब बिना ऑक्सीजन का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में इसका यूज होता है। शहरों में देखिएगा, छोटे छोटे शहरों में या फुटपाथ पर वेल्डिंग करने वाला रहता है, इतना बड़ा बड़ा सिलेंडर टाइप का होता है ऐसे ना, उसका बॉटम में से खोलेगा, खोलने के बाद वो करेगा क्या, रुको इसका डायग्राम बना के समझा देता हूँ मैं कैसा होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। इस तरह का एक सिलेंडर होता है, देखो इस तरह का ऐसे, ठीक है। यहीं पर बेस पर लगा हुआ होता है ना, इसको वो खींचेगा, बॉक्स की तरह होता है, खींच लेगा और खींच करके इसमें कैल्शियम कार्बाइड भर देगा। कैल्शियम कार्बाइड भर करके और इसको बंद कर देगा, कैल्शियम कार्बाइड और पानी बंद करके। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड और पानी रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बनाएगा। और इसी में लगा हुआ होता है तुम्हारा क्या, ये एक पाइप लगा हुआ होगा और टॉर्च लगा हुआ होगा ना। मैच स्टिक जलाओ तो यहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इसी को ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन मतलब एसिटिलीन गैस, यानी कि इथाइन गैस, दोनों से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गया जलाने से, ठीक है। उस हीट एनर्जी से आप वेल्डिंग कर दीजिएगा, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यही होता है, ठीक है। आइए कुछ और इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं। द कंबशन ऑफ फ्यूल में इसका यूज होता है, जैसे हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ट्रिमेंडस थ्रस्ट इन द रॉकेट। रॉकेट में फ्यूल की तरह यूज होता है ऑक्सीजन कंबशन के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज होता है, जैसे क्या कहा जाता है, आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर का काफ़ी महत्व है, ठीक है। खासकर कोरोना वायरस के समय में रेस्पिरेशन, सांस लेने में परेशानी होती है लोगों को, तो ऑक्सीजन बाहर से दिया जाता है, तो उसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज होता है ऑक्सीजन। माउंटेनर हैं वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो सी डाइवर होते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। आइए एक रॉकेट आपको देख लाता हूं। इसमें आपको ऑक्सीजन यूज होगा कंबशन के। माउंटेनर है, देखिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के पहाड़ पर चढ़ रहा है। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा एनसीईआरटी या किसी भी साइड बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा ना, लेकिन एक जगह डिफिनेशन में कहीं ना कहीं हम लोग चाहे तो फंसा देते हैं बच्चों को। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए वो आपका साथी हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। पहला है एसिडिक ऑक्साइड। हाँ पहले तो ये देख लीजिए कि ऑक्साइड्स कहते किसको हैं। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड जो भी होगा ऑक्सीजन के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ, वो आपको क्या कहला जाएगा, ऑक्साइड कहला जाएगा,
पहला है आपका सिंपल ऑक्साइड, जैसे Al2O3, MgO ना, ये सब सिंपल ऑक्साइड कहलाएंगे। दूसरा हो गया आपका मिक्स्ड ऑक्साइड, जैसे Fe3O4, Pb3O4, ये दो तरह का ऑक्साइड हो गया, दो ऑक्साइड हो गया आपका इसका एग्जाम्पल Pb3O4, Fe3O4। ठीक है, अब सिंपल ऑक्साइड किसको कहेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड किसको कहेंगे? तो थोड़ा सा बुक में सिंपल ऑक्साइड बहुत अच्छा दिया हुआ रहता है, मिक्स्ड ऑक्साइड क्लियर नहीं कर पाता है। तो आइए हम लोग दोनों ऑक्साइड को अब हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। सिंपल ऑक्साइड को फर्दर हम लोग 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं। पहला हो गया आपका एसिडिक ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड जो होगा एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वह पानी में डिजोल्व करने के बाद एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा हो गया आपका बेसिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं पानी के साथ डिजोल्व करने के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से यह बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। अब तीसरा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी दोनों की तरह बिहेव करना लगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। जैसे Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, PbO2 ना, ये आपका SNO2, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और चौथा जो है आपका न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सब आपका न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। आइए वन बाय वन करके जितने भी ऑक्साइड हम आपको स्लाइड पर देखा है एक एक को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हो गया आपका एसिडिक ऑक्साइड, और आप जानते हैं कि वैसा ऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद एसिड का फॉर्मेशन करे एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। एन ऑक्साइड दैट कंबाइंस विथ वाटर टू गिव एन एसिड ना, तो उसको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड कह देंगे। जैसे देख लीजिए आप SO2, CCl2O7, CO2, N2O5, सभी के सभी एसिडिक है। पानी में डिजोल्व करने के बाद एसिड बनेगा ना। कैसे बनाता है एसिड, वो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सल्फर ऑक्साइड को पानी के साथ घुला देंगे तो सल्फ्यूरस एसिड में बदल जाएगा। सल्फ्यूरस एक एसिड है, इसीलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। जनरल रूल हो गया कि ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, लेकिन जो हेवी मेटल होते हैं वे अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है आपका, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो हैव एसिडिक कैरेक्टर, जैसे Mn2O7, CrO3, V2O5 ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या शो करेंगे आपको, एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, और वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एसिड कहलाते हैं। यही वजह है कि कुछ मेटल का ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं। बेसिक ना, तो मेटेलिक ऑक्साइड जितने हैं सभी के सभी बेसिक होते हैं, और ये पानी में डिजोल्व करने के बाद क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। द ऑक्साइड विच गिव बेस विथ वाटर ना, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, N2O, CaO, BaO। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को लिए पानी में डाल दीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे पानी में वो बेसिक कहलाएगा, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर हो जाते हैं। एम्फोटेरिक, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा तो एम्फोटेरिक कहलाएगा। सब मेटेलिक ऑक्साइड एग्जिबिट एज ए डुअल बिहेवियर ना, मतलब कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। दे शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। आइए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ना। दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, और इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड हम लोगों को पढ़ना है, उसको याद रखेंगे, एनसीईआरटी का है ये ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शन HCl के साथ करा दीजिए तो देखिए यहाँ पर ये एसिड है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। एल्युमिनियम क्या कहा जाता है, एल्युमिनियम का ये कंपाउंड जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, वो आपका फॉर्म हो गया क्लोराइड है साथ में, मतलब कि कंपाउंड का नाम बता सकते हैं। चलिए कह के लिए मैं समय बर्बाद करूं, डायरेक्ट मैं ही बता देता हूं। हेक्सा एक्वो एल्यूमिनेट होगा नहीं, एल्युमिनियम
थर्ड आयन, यही होगा आपका इसका नाम, प्लस क्लोराइड मिल रहा है। उसी तरह से एल्युमिनियम का रिएक्शन हम लोग कॉस्टिक सोडा के साथ करा दें तो आपके पास भी एक कम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा वो देख लीजिए, सोडियम हेक्साहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट थर्ड, ये इसका नाम हो जाएगा। नाम कैसे लिखा जाता है एक अलग सा चैप्टर ही है आपका, कम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, उसमें क्लियर हम करेंगे। हाँ, एम्फोट्रिक ऑक्साइड का ऊपर वाला क्या नाम बताएं सर? ऊपर वाला के बेटा नोट कर लीजिए, हेक्सा एक्वो बोल। हाँ लिखिए, यस सर, रुकिए थोड़ा सा। हाँ हाँ एकदम रुकूंगा, हेक्सा एक्वो, यस सर। हाँ हेक्सा एक्वो एल्युमिनियम थर्ड, एल्युमिनियम हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम थर्ड। थर्ड, हाँ यस थर्ड, सर। सेकंड वाले का थर्ड बेटा और रोमन में लिखिएगा स्मॉल ब्रैकेट में ना, और लास्ट में आयन, ION आयन, और नीचे वाला का नाम हो जाएगा सोडियम हेक्साहाइड्रोक्सो, हाँ सोडियम हेक्साहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड। यस सर, हो गया। चलिए बेटा ठीक है, नेक्स्ट पर मैं आ रहा हूँ। टू सिंपल, हाँ अब आइए मिक्स्ड ऑक्साइड हम लोग देखने जा रहे हैं ना, तो इसी के डिफिनेशन में थोड़ा सा लोचा है, लोचा कुछ नहीं एक बार में याद हो जाएगा। मिक्स ऑक्साइड देखो, दो सिंपल ऑक्साइड से मिल करके बना हुआ होगा, टू सिंपल ऑक्साइड्स ऑफ सेम मेटल, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इसी पर तुमको इम्फेसिस देना है, सेम मेटल होना चाहिए, सेम मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए ना। टू सिंपल ऑक्साइड्स ऑफ सेम मेटल्स हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड कहेंगे। टू सिंपल ऑक्साइड्स ऑफ सेम मेटल हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये डिफिनेशन माइंड में, जैसे देख लो क्या कहा जाता है, दो सिंपल ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ हो लेकिन दो डिफरेंट मेटल का ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, एक ही मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए, तभी उसको हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड कहेंगे। और एक बार में आपको ये याद हो गया, कुछ एग्जाम्पल जैसे ही मैं आपको दिखलाऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए फेरोसोफेरिक ऑक्साइड या मैग्नेटिक ऑक्साइड ना, जैसे किसको हम लोग मैग्नेटिक ऑक्साइड या फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं, तो Fe3O4 को किसको कहते हैं, Fe3O4 को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हाँ यहाँ से अगर टफ क्वेश्चन बना या थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो ये पूछ देगा कि Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो बताइए कि यह इसमें कौन कौन सा सिंपल ऑक्साइड मिलकर बना हुआ है, चलिए कोई बताइए तो। FeO Fe2O3। हाँ बिल्कुल, FeO है और Fe2O3 का बना हुआ है। अब उसमें भी अगर थोड़ा सा और ये घुमाना चाहेगा तो उसमें रेशियो दे देगा ना, क्या दे देता है आपको, रेशियो दे देता है, तो दोनों 1:1 रेशियो में होगा आपका ये। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है Pb3O4 का, किसका एग्जाम्पल, Pb3O4 का, यह किस चीज से बना हुआ है, चलो बताओ जी अनुराग। क्या सर? Pb3O4 किस सिंपल ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ होगा, PbO और Pb2O3। नहीं, PbO प्लस PbO2 ना, इसका रेशियो याद रखना है, PbO2 प्लस PbO, दो PbO हो जाएगा और एक PbO2 हो जाएगा ना, यही रेशियो है इसका। आसान है, समझिए बहुत ही आसान है ये। आइए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ओजोन पढ़ने जा रहे हैं, इसका कलर कैसा होता है सर? किस चीज के बेटा, Pb3O4 का नाम सुने होंगे इसका, छड़ सरिया वगैरह का प्रचार करता है तो ना, इसको हम लोग रेड ऑक्साइड भी कहते हैं, तो नाम से ही क्लियर है आपका। यस सर। चलिए तो आ जाइए ओजोन ना, ओजोन का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और यूजेज पढ़ेंगे, इसके बाद सल्फर का इलेक्ट्रोफिक फॉर्म पढ़ना है ना। तो आइए क्या कहा जाता है, ओजोन हम कैसे कैसे बनता है, लगता है एनिमेशन इसको हम नहीं कर पाए थे, तो क्या कहा जाता है, ड्राई एयर ले लिया जाता है, ठीक है, और ड्राई एयर को हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं,
तो यह ओजोन में बदल देता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसको क्यों देते हैं? तो आंसर इसका है टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। क्यों डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करना जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन जब आपको ओजोन में बदलता है तो यह एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, जिसके वजह से हीट कंटेंट इसका ज़्यादा होगा ना। और जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर साइलेंट नहीं हो तो डिकम्पोज करके एक्सप्लोड कर जाएगा। क्यों एक्सप्लोड कर जाएगा? क्योंकि कन्वर्सन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इंक्रीजेज द एंट्रोपी, इंक्रीज कर देता है एंट्रोपी, साथ ही साथ वह आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो जाता है। तो दोनों दो इफेक्ट साथ साथ उसमें काम करता है। conversion of ozone into oxygen is exothermic, while del S यानी entropy also increases. These two factors reinforce the effect, that is why it's become a silent electric discharge is compulsory to prevent its decomposition। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक तरह का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ये एट द हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह पाया जाता है। फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यह सनलाइट के प्रेजेंस में आपको कन्वर्ट होता है। प्रोटेक्ट हम लोग को अर्थ पर प्रोटेक्ट करता है। किससे? एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट से। देखो तो बेटा टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया सर 10:50। अच्छा ठीक है देखेंगे बेटा, ठीक है देखेंगे इसको, बस थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे। चलिए इधर एनिमेशन अभी नहीं डाला हूँ ना, यहीं तक आज क्लास रहने देता हूँ।